साल 6 महीने तैयारी करो और निकल जाओ, और उसके बाद जीवन को क्या करना है, एंजॉय करना है। अपने जीवन के सबसे अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो दिन तो आप एक 10 बाई 10 के कमरे में गुजार ही रहे हो, और अभी भी ना समझ में आया तो कब समझ में आएगा। अरे एंजॉय करो लाइफ को यार, जल्दी जल्दी ले लाके जो भी करना है खत्म करो। क्या पंचवर्षीय और वो सब योजनाएं बनाने का कोई मतलब है? मुझे तो नहीं लगता कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कोई मतलब। अरे यार, हर वो लड़का उस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा, देखा भी होगा। ट्रैक्टर है या कोई गाड़ी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर, कोई भी गाड़ी जा रही होती है, चलती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया निकल गई। लेकिन जैसे ही अगर वो एक बार फंस गई और उसका पहिया उसी में घूमने लग गया, घूमे जा रहा है, तो वो नीचे क्या है, जगह बना देगा, और फिर वो वहां से निकल नहीं पाता है। उसको फिर क्या टो करोगे, किसी के साथ टो करके तब उसको खींचोगे, तब आके लेके जाओगे। यही है ना। वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आपकी परीक्षा की जो आप तैयारी कर रहे हो ना, वैसे ही होता ही। एक बार झटका लगाया और निकल गए तो निकल गए, और एक बार अगर पंचवर्षीय योजना बना ली, उसी में अगर घूमना शुरू कर दिया, तो रोटेशन बना रहेगा, घूमते रह जाओगे। 32-34 साल के में अगर मान लो जॉब लग गई, तो फिर उस जॉब की कोई वैल्यू है, कोई मजा है? कब शादी करोगे फिर? ठीक है। ए की कमाई बी की कमाई से 24% ज्यादा है, बी की कमाई ए की कमाई से कितने प्रतिशत कम है, ये बात मुझे बताने की क्या जरूरत है? यही तो लिखा है। अगर ए की 24 ज्यादा है तो बी की 24 कम होगी, लेकिन अब 100 पे कम नहीं होगी, 124 पे कम होगी। तो 24/124 गुणे 100 किया, 4 से काट देता हूं मैं, 6 कितना, 4 से अगर मैंने काटा तो ये 6 बार जाएगा और ये 31 बार जाएगा। 600/31%। ये तो मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर सोते सोते क्वेश्चन बना दिया, मुझे ऐसा लग रहा। उसके दिमाग में आया होगा, ठीक है यार बच्चे बहुत परेशान है, थोड़ा आसान सा सवाल बना देता हूं। बना दिया। अब बना दिया तो बना दिया, इसमें भी आप सॉल्यूशन करने बैठ गए तो फिर क्या, कैसे बात बनेगी आपकी? चलो अगला सवाल। इस सवाल को बताइए, ये सवाल कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सीजीएल 2025 के इसी साल वाले पेपर में पूछा था। बहुत क्लास सवाल है, बहुत क्लास सवाल है। देखो, एक मकान मालिक ने क्या लिखा, 1,20,000, 12 लाख, 12 लाख में एक फ्लैट खरीदा। सस्ता मिल गया यार, अभी तो कीमत बहुत ज्यादा नहीं चल रही। वह रख रखाव के लिए हर महीने 2500 का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न भी कमाना चाहता है। सही है भाई, होशियार है वो। तो इतनी मगजमारी क्या कर रहा, 9% का रिटर्न ही चाहिए तो एफडी कर देगा, तो भी 7.5% का तो मिल ही जाएगा, 2500 रुपए तो जा ही रहा है। ठीक है। अब वो कह रहा है उसे हर महीने कितना किराया लेना चाहिए, वसूली तो वो हमसे ही करेगा। 12 लाख रुपए था, और वो ये कह रहा है कि 2500 रुपए का तो उसका रख रखाव के लिए भुगतान करना है, और 9% का उसको रिटर्न भी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 लाख पर 9% का रिटर्न, तो आप बोलोगे 9% का अगर रिटर्न चाहिए, कितना वार्षिक रिटर्न है ना 9% का, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, मतलब 9,000 रुपए उसको महीने कमाना है। 9,000 रुपए उसको महीने बचत चाहिए अपनी। तो इसका मतलब 2,500 रुपए तो उसको भुगतान करना है रख रखाव में, और 9,000 रुपए उसको बचत चाहिए। तो उसको जो टोटल 12 लाख रुपए पे टोटल जो उसको इनकम चाहिए वो कितनी चाहिए, 11,500 रुपए चाहिए। तब तो वो 2,500 रुपए दे पाएगा और 9,000 रुपए बचा लेगा। तो 11,500 क्या ऑप्शन में दिया है कहीं पे? 11,500 मुझे लगता है कि ये ऑप्शन में दिया गया है। तो यही इस सवाल का उत्तर था, 11,500 इस सवाल का सही उत्तर है। कुछ था सीजीएल 2025 के टियर 1 में आया हुआ है, 12 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 पेपर उठा के देख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी जितने भी क्वेश्चन लगे हैं लाइन पे, वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगला सवाल जल्दी से बता दो, इस सवाल का उत्तर क्या होगा? जो भाई बताएगा ना इस सवाल का, जल्दी से उत्तर बताएगा 15 सेकंड के अंदर, उस भाई की शादी में मैं जरूर आऊंगा। वो बुलाए चाहे ना बुलाए, अभी कमेंट में केवल लिख दे बस शादी, मैं समझ जाऊंगा कि ये इस भाई ने आंसर बताया है, तो बस भाई की शादी में 100% आऊंगा। लेकिन जल्दी से इस सवाल का आंसर बताना है, तभी आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। वो
कहेगा सर हम बुलाना ही नहीं चाहते आपको। मैंने बोला ना, आप बुलाओ चाहे ना बुलाओ, लेकिन कमेंट में आप आंसर जरूर लिखोगे ना, या केवल शादी लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा आप ही हो, तो आपकी शादी जब भी होगी ढूंढ के मैं आ जाऊंगा। आप पता बताना चाहे ना बताना। एक कंपनी ने 30 मोबाइल और कुछ मात्रा में लैपटॉप का ऑर्डर दिया। मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 4 गुनी थी। वो कह रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ रवि भाई, हाँ, वो कह रहा है कि मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 4 गुना थी। गलती के कारण डिलीवरी में मोबाइल और लैपटॉप की संख्या आपस में बदल गई। इससे कुछ बिल 60% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में मोबाइल और लैपटॉप की संख्या का अनुपात क्या था? ये देखो, पहले इस सवाल को ना बेसिक से समझने की कोशिश करता हूं कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। बहुत क्लास है, और इस तरह के सवाल हर शिफ्ट में सवाल पूछे ही पूछे गए हैं। 30 मोबाइल और कुछ मात्रा में लैपटॉप, 30 मोबाइल और कुछ मात्रा में लैपटॉप। दूसरी बात उसने बोली कि मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 4 गुनी थी। मोबाइल की कीमत लैपटॉप से 4 गुनी थी। ये थोड़ा महंगा वाला रहा होगा। डिलीवरी के समय उसने क्या किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बिल कितना होगा, तो आप बताएंगे सर 30 गुणे 4 120 और 1 गुणे एक्स प्लस 1 गुणे एक्स, ये उसका बिल होना चाहिए था। लेकिन उसने किया क्या कि डिलीवरी जब हुई तो एक्स को वो ले आया इधर, मोबाइल उसने एक्स कर दिए और लैपटॉप उसने 30 कर दिए। तो अब जो उसका बिल हो जाएगा वो 4x और प्लस का 30 हो जाएगा। फिर वो ये कह रहा है कि जो उसका बिल है वो बिल 60% बढ़ गया। इसका मतलब अगर पहले 100 रहा होगा तो अब उसका बिल 60% बढ़ गया, मतलब 5/8 हो गया। बस यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, इतना ही सवाल है। बिल उसका 60% बढ़ गया तो हमने 5/8 कर दिया। आप देख लो, बढ़ गया 5% बिल। तो क्या रहा है, मूल ऑर्डर में मोबाइल और लैपटॉप की संख्या का अनुपात क्या था? मूल ऑर्डर जो रहा होगा, मतलब 30 और x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होगी। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये 8x आएगा, और इधर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 20x आएगा। ये 20x में से 8x को मैं माइनस कर दूं डायरेक्ट। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 12 96 960 आएगा, और जिसमें से 150 में और ये 5 30 150 माइनस कर देंगे तो 960 में से 150 माइनस कर दूं मैं, 960 और माइनस का 150। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि x की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, तो ये जो वैल्यू है ये 12x आएगी, और ये कितना आएगा 810, और ये 810/12, और ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। तो कुछ काट दूं क्या, काट देता हूं भाई, आप कह रहे हो तो 27 मतलब 270 और बटे कितना 4। यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत अगर है यहां से बताओ। तो x की वैल्यू जो आई वो 270/4 आ गई। अब आप मुझे ये बताओ उसने पूछा क्या, वो ये कह रहा है कि मूल मोबाइल की जो मूल ऑर्डर थे वो कितने थे, मोबाइल और लैपटॉप ये कितने थे, 30 थे, और लैपटॉप कितने आ गए 270/4, 270/4। तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू का अनुपात पूछ लिया, तो 3 से 9 27 कट जाएगा, 4:9। कितना आ गया, 4:9। 4:9 मुझे लगता है कि शायद ये दिया गया 4:9। डी इज द राइट आंसर। एग्जामिनर लग रहा है कि दीपिका पादुकोण का फैन रहा होगा, इसलिए मैक्सिमम डी सवाल, डी ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो 4:9 इस सवाल का सही उत्तर था। तो ऐसे सवाल खूब पूछे हैं एसएससी वालों ने। ये जो नया पैटर्न आया ना, इस नए पैटर्न में आप देखेंगे सवाल भर भर के ये सवाल पूछे गए, और भर भर के जब ये सवाल पूछेंगे तो इन सवालों को करने में कुछ है नहीं, केवल व केवल आपको यहां तक पहुंचना है बस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट है। अगर यहां तक आप पहुंच गए तब तो फिर आप x की वैल्यू निकाल ही लेंगे, कुछ बचता ही नहीं है। और x की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो उसने क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, रेशियो फिर हमने ये निकाल दिया, ये इसका रेशियो है। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कमेंट में लिखना है क्या, मैंने क्या बताया, शादी, तो फिर मैं उसकी शादी में 100% आऊंगा।
ये देखो कितना धुआंधार सवाल है, इसमें केवल धुआं ही धुआं है, धार तो है ही नहीं। है धार है, मुझे तो नहीं दिख रही, धुआं ही धुआं दिख रहा है केवल। अच्छा सवाल है ये भी। 2025 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 3 में आया ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा, एक परिवार का भोजन, दवा और मनोरंजन, तीन ही चीजें होती हैं परिवार के पास, भोजन, दवा और मनोरंजन। इन तीन चीजों के अलावा कुछ होता है? 4, 6, 7। आने वाले वर्ष में भोजन की लागत में 25% की वृद्धि हो गई। 25% की अगर इसमें वृद्धि हो गई तो कर दो भाई 25% की वृद्धि। फिर वो ये कह रहा है कि दवा की लागत में 33.33% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये भी वृद्धि हुई है ना। और मनोरंजन की लागत में 10% की गिरावट आ गई। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। एग्जामिनर है ना प्रैक्टिकल, शायद वो मनोरंजन कभी किया ही नहीं है, इसीलिए उसने इस तरह का सवाल कहा कि 10% की गिरावट संभव है नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि बताओ कुल घरेलू व्यय में प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा होगा। ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने लास्ट लाइन पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि भाई इसको क्या करना है, इसमें 25% की वृद्धि, इसमें 25% की वृद्धि और इसमें 10% की कमी। जैसे ही मुझे ये वाली लाइन दिखी, ये वाली लाइन, तो मैं समझ गया कि इसमें एवरेज का कॉन्सेप्ट मुझे लगाना ही पड़ेगा। क्यों एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? क्योंकि आप देख रहे हो वो क्या कह रहा कि इधर उसने क्या किया, 25% की वृद्धि, इधर 33.3 और इधर 10% की कमी। मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि टोटल उसके घर का जो खर्च है, टोटल उसके घर का जो खर्च है वो आप इनमें से कोई भी एक संख्या मान के चलिए, कुछ भी आपका जो मन करे वो आप मान लीजिए। मैं एक संख्या इनमें से इसलिए मानने के लिए कहता हूं क्योंकि उससे होता यह है कि एक वैल्यू 0 हो जाती है, बस उससे क्या होता है, एक वैल्यू 0 हो जाती है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसके पूरे घर का खर्च 25% से बढ़ जाएगा, मैंने ये मान लिया, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो ये 8.33 गुणा 6 हो जाएगा, 8.33 और गुणा कितना हो जाएगा, 6। एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूं तो 8.33 गुणा 6 हो गया ये, और ये क्या है, 10% की कमी हो गई। आप कह रहे थे कि सर प्लस का 25% होना चाहिए, लेकिन ये तो 10% की कमी है, तो इसका मतलब ये 7 गुणे 35 हो जाएगा, 7 गुणे 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 4 और 6 10 और 7 कितना हो जाएगा, टोटल कितना आया, 17। तो ये वैल्यू जो है वो 25%, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 आ गई, 6 8 48.33 करोगे तो ये वैल्यू 50 हो गई। और ये कितनी लिखी है, 3 7 21 और 5 7 35 245 लिखी हुई है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये माइनस का 195 बटे कितना, 17। ये वैल्यू कितनी आ गई, 195 बटे 17, और 17 10 170 होता है, और ये 1.5, और इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसका जब इसमें भाग दोगे तो ये मैं लगभग वैल्यू अगर आपसे पूछूं, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल व केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे लगभग पूछूं तो आप ये कहेंगे, ओह, इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे लगभग पूछूं तो 17 और 1 17, 2 बच गया, तो 17 और 1 17, 8 बच गया, तो 17 और 5 85। तो इसकी जो लगभग वैल्यू आएगी वो 11.5 के आसपास इसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो 25 में से 11.5 आप कम कर दोगे, 25 में से अगर 11.5 कम करोगे तो कितना बचेगा आपका, 14.5 नहीं 13.5 बचेगा। 25 में से अगर आप 11.5 कम, देखो अब इतना तो बताने की जरूरत नहीं है, तो 13.5 की, और ये क्या प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, 25 में से 11.5 माइनस हो रहा है। अगर ये माइनस हो रहा है तो इसका मतलब ये वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। आंसर जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, 13.5 आ रहा है। तो 13.5 अगर आ रहा है तो 13.5 केवल व केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो बी इस सवाल का सही उत्तर था।
बात क्लियर हो गई, समझ गए? तो मैंने क्या किया, इस तरह का सवाल मुझे कभी भी दिखता है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि इस तरह का सवाल मुझे कभी भी दिखता है, मैं क्या करता हूं, इस तरह के सवालों को मुझे जो बेस्ट मेथड लगता है वो लगता है आपका एवरेज। एवरेज लगा दो, सवाल का उत्तर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में बहुत जल्दी आपका निकल के आ जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, इसका बढ़ाओगे, फिर इसका बढ़ाओगे, फिर इसका बढ़ाओगे, फिर परसेंटेज निकालोगे, यही तो निकलेगा। अदरवाइज इस सवाल को करने का जो तरीका था वो कितना दिया गया था, 4, 6 और 7 दिया गया था। 4, 6, 7, इसको 25% बढ़ाना था, इसको 33.33% बढ़ाना था और इसको 10% कम करना था। जब इसको 25% बढ़ाओगे तो मतलब ये 4 से इसको फिर आप क्या करोगे, जीरो आपको बढ़ानी ही पड़ेगी, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जीरो बढ़ाओगे तो ये इसका कितना 25%, 10 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 50। इसका 33.33 का मतलब होता है 1/3, 1/3 60 का करोगे तो कितना 20 बढ़ जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 80। 10% कम करोगे तो ये हो जाएगा 63। अब इन सबको जोड़ोगे तो 80, 50, 130 और ये कितना हो गया 193। टोटल वैल्यू में अगर आपसे पूछूं इसकी क्या होगी तो आप बोलोगे सर ये होगी 193। इसकी टोटल वैल्यू में अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे गुरुदेव इसकी वैल्यू होगी टोटल 170। तो 170 से 193 आप कहोगे सर 23 बढ़ गया, और मैं बोलूंगा बेटा किस पे 23 बढ़ा, बोलोगे सर 170 पे 23 बढ़ गया। मल्टीप्लाई अब किसका करना है, 100 का करना है। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गए। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 230 बटे कितना आएगा 17 आएगा। 17 से भाग दोगे तो वही 17 1 17, कितना बच रहा है 6। 17 3 51, कितना बचेगा 9। तो 17 5 85, फिर कितना बचेगा 5 बचेगा। 17 3 51, तो जो इसकी लगभग वैल्यू आएगी वो 13.353% आएगी। तो ये उसको करने का एक बेसिक मेथड था। इसका 25 बढ़ाया, इसका 33 बढ़ाया, इसका 10 बढ़ाया, तो भी इस सवाल का उत्तर 13.53% ही आया। अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से ना करके आप एवरेज कॉन्सेप्ट को सीखो। मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस टाइप ऑफ सवाल। इस तरह के सवालों के लिए, क्वेश्चंस के लिए एवरेज सबसे बढ़िया तरीका है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आगे आ जाए। इस सवाल का उत्तर कौन भाई बताएगा, इस सवाल का उत्तर कौन भाई बताएगा, जल्दी बताओ। ये भी बढ़िया सवाल है। ये कब आया, 12 सितंबर 2025, शिफ्ट नंबर 3 आ चुका होगा उत्तर। उसने बोला है कि एक विक्रेता 600 रुपए प्रति शर्ट की दर से 2% कमीशन कमाता है तथा 150 रुपए प्रति टाई की दर से 12% कमीशन कमाता है। ठीक है, यदि वह प्रतिदिन 3 शर्ट और 4 टाई बेचता है तो 60 दिनों में, देखो ये चीज भूल नहीं जाना है, बच्चे गलती करेंगे, यहां पे बच्चे गलती करेंगे, आपको गलती नहीं करना है। ये सबका गलत करवाएगा, 99% बच्चों का जो जल्दी में होंगे उनका ये गलत करवाएगा ही करवाएगा, आपको गलत नहीं करना है। बात क्लियर हो गई। 600 रुपए में 2% कमीशन है, तो मैं बोलूं तो आप बोलेंगे सर 2% कमीशन अगर वो कमा रहा है तो उसको मात्र 12 रुपए का कमीशन मिलेगा। कितने रुपए का कमीशन मिलेगा, आप बोलोगे सर 12 रुपए का कमीशन मिलेगा। लेकिन शर्ट उसने बेची कितनी है 3, तो आप बोलोगे सर उसको 36 रुपए का कमीशन मिलेगा। बिल्कुल मिल जाएगा। अब 12% की टाई है और 150 रुपए, तो इसका मतलब उसको 18 रुपए का कमीशन मिल रहा। ये किस पे था, शर्ट पे, और ये किस पे, टाई पे। तो टाई पे कितनी टाई उसने बेची, आप बोलेंगे सर 4 टाई उसने बेच दी। मैं आपसे पूछूं कि उसको टोटल कितना मिला, तो आप बोलोगे सर उसको टोटल 108 रुपए मिला। कितना मिला, 108 रुपए मिला। एक दिन में अगर उसको 108 रुपए मिला, फिर वो कह रहा है कि नहीं, उसको टोटल 60 दिन की वैल्यू बतानी है कि 60 दिन में वो कितने रुपए कमाएगा। तो 60 दिन में अगर वो कमाएगा तो 6480 रुपए इस सवाल का सही उत्तर होगा, और 6480 है, सी इज द राइट आंसर। 6480 सी सही विकल्प है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमेशा ध्यान रखो, कभी भी सवाल आपको दिखे तो एक बार कोशिश ये करो कि सवाल को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। उसने बोला, सवाल में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा कि 60 दिन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें 60 का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जो आंसर आ रहा होगा वो 60 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 60 का फैक्टर होना चाहिए।
60 मतलब 6 और 6 का फैक्टर होने के लिए संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी जब चेक करोगे तो 6 और 4 10 और 5 15। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है। 6 और 4 10 4 14 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 6 और 2 8 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो एक 6450 और 6480 दो ऑप्शन केवल आपको दिखाई दिए कि एक या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कभी कभी मैंने आपको क्या बताया कि आंसर आपको डायरेक्ट यहीं से ही मिल जाता है, एक लाइन से आपका उत्तर बन जाता है। आप इसलिए चेक कर लिया करो ऑप्शन की, ऑप्शन से क्या बात बन रही है। 90% केसेस में बात बन जाती है। ठीक है, अगला सवाल कर ले। बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। जल्दी बोलो, इस सवाल का उत्तर क्या होगा। एक निर्माण परियोजना के लिए बजट भूमि अधिग्रहण निर्माण सामग्री श्रम के लिए 4 अनुपात। अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का सवाल मैंने आपको बताया था कि ये सवाल एसएससी वालों ने भर भर के पूछे, भर भर के। हर शिफ्ट के में आप उठा के देख लेना, ये सवाल एसएससी ने भर भर के पूछ लिए सीजीएल में। और ये सवाल आने की पूरी उम्मीद है कि आगे भी ये सवाल 2026 में आएगा। अभी मैं एक सवाल आपको ऐसा करवा चुका हूं, मैं एक और करवा देता हूं। उसने बोला 4 अनुपात 3 और ये 3। अब वो ये कह रहा है परियोजना के दौरान भूमि अधिग्रहण की लागत 8% बढ़ गई, इसकी वैल्यू 8% बढ़ी है, बहुत बढ़िया। निर्माण सामग्री में 12% की वृद्धि हो गई, इसकी भी वैल्यू 12% बढ़ गई। फिर वो कह रहा है श्रम में 15% की इसकी गिरावट आई है, ये हो गई इसकी वैल्यू गिरावट। मैंने आपको बताया कि आपका जो दिल करे वो आप कोई एक वैल्यू ले लेना, जो आपका दिल करे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि टोटल 8% की वृद्धि हुई होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो ये वैल्यू 0 हो गई। ये कितना हो गया, 4% बढ़ा है 3 पे, तो 3 गुणे 4 बढ़ा दिया। ये देखिए 8% प्लस का था और ये 15% माइनस का, दोनों का डिफरेंस आया 23 और गुणे कितना 3 बटे कितना हो जाएगा आपका 4 3 7 और 3 10। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 और 3 12, 23 3 69, 69 में से 12 चला जाएगा, बचा कितना 57। तो 8% और माइनस का 57 बटे 10 करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी 5.7। 8 में से जब 5.7 घटाओगे तो ये प्लस का आएगा, कितना आएगा 2.3 आएगा। तो 2.3 प्लस का इसका मतलब वृद्धि, तो कमी वाला आंसर तो होगा ही नहीं। तो आपके पास केवल व केवल एक ऑप्शन बचा, 2.3% की वृद्धि, यही इस सवाल का सही उत्तर है। बात समझ गए, बात समझ गए। कोई दिक्कत किसी को, किसी भाई को कोई दिक्कत? तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं, बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि आप एवरेज का मेथड लगाइए, और एवरेज आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा, क्योंकि एवरेज से सवाल बहुत आसान बन जाता है। मैंने अभी इस सवाल को कराया था, दोबारा से मैंने फिर आपको बता दिया कि इस तरह के सवाल भर भर के पूछे जा रहे हैं, आ रहा है क्वेश्चन में और ये पूछा जाएगा। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ये सवाल भी मैंने आपको इस तरह का करवा दिया, नहीं करवाया है तो अभी करवा दे रहा हूं। बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। एक शहर में वर्तमान में साक्षर लोगों की संख्या 25,000 है। यदि साक्षर महिलाओं की संख्या में 5% की कमी आती है और साक्षर पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो कुल साक्षर जनसंख्या कितनी हो जाती है, 25,250 हो जाती है। वो ये कह रहा है शहर में साक्षर महिलाओं की वर्तमान संख्या क्या है। अब बताओ कैसे करोगे इस सवाल को। बहुत आसान सवाल है। मुझे लग रहा है कि आज की क्लास मुझे यहीं पे बंद करनी चाहिए, क्योंकि अब खांसी वापस से होने लग रही है। तो अब मैं आपको जो बचे हुए इस क्लास के क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली क्लास जो लूंगा उसमें आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन में आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है जो एसएससी अभी हाल ही में पूछा है। तो आज मैं यहीं पे क्लास ब्रेक करता हूं, आपको मिलूंगा मैं अगली क्लास में बढ़िया इसी सवाल से मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन ये सवाल आप अगर होमवर्क में लेना चाहते हो तो ले लो, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छे अच्छे नए सवालों के साथ। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, है ना। और सामने वाले का भी ध्यान रखिए, उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है अपने साथ साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में।